In this topic, we have to understand what do you mean by domestic territory or economic territory? What do you mean by normal residents? And what is the difference between citizenship and the residentship? First of all, I'll explain you about the concept of domestic territory or economic territory. देखो बेटा, when I talk about the domestic territory, we have to understand the thing. Domestic territory means, I have already told you, within the geographical area or according to the definition, according to UN definition, that is called domestic territory means the geographical area administered by the government within which goods, capital and the person can circulate freely. That is basically called domestic territory. देखो, जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो आई टॉक अबाउट विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री, दैट इज बेसिकली कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी. और डेफिनेशन क्या है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इट इज अ ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच person, goods and the capital can circulate freely. That is basically called domestic territory. देखो, ये तो चलो एक जनरल डेफिनेशन होगी कि जो भी, अगर हम इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है ना, हमारी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑपरेट करती हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और इट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक टेरिटरी, है ना. बट इसके अलावा भी डोमेस्टिक टेरिटरी में और भी कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं. जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन एम्बेसी चाहे कहीं भी हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो रशिया में हो, इंडियन एम्बेसी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. सिमिलरली सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, एयर इंडिया के जो प्लेन्स हैं, लेकिन वो ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन जापान एंड रशिया में ऑपरेट कर रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेन किसका है, एयर इंडिया का है ना. तो ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन रशिया एंड जापान, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना. एंड सिमिलरली हमारे कुछ ऐसे शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ठीक है ना, जो भी ऑपरेट करते हैं बिटवीन अमंग द अदर टू नेशंस, दैट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने क्या ध्यान रखना है, एक तो विद इन द टेरिटरी, है ना, एंड एक्सेप्ट सम केसेस लाइक इंडियन एम्बेसी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. एनी एयरलाइंस, फिशिंग वेसल्स, है ना, दैट इज ऑपरेटिंग बिटवीन अमंग द अदर टू नेशंस, ठीक है ना. इंडियन एयरलाइंस गिविंग सर्विसेज अमंग द टू डिफरेंट नेशन बिटवीन जापान एंड रशिया इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो दैट इज the mean domestic territory or the economic territory. I hope you understood this. Now second thing we have to understand about the normal residents. ठीक है, when I talk about the residents, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, either they reside in that particular country, है ना, and generally it is for more than a year. And second thing, कि जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, that is lie in that particular country, then they are basically called the resident of that particular country. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रेजिडेंट्स की, तो रेजिडेंट की डेफिनेशन में दो चीजें आती हैं. पहला, या तो वो उसी कंट्री में रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री. एंड सेकेंड थिंग, रहने के साथ साथ उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है वो उसी पर्टिकुलर कंट्री में लाई करता है, तो दे आर बेसिकली कॉल्ड द रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया का सिटीजन हूं क्योंकि मैं पैदा कहां पर हुआ, इंडिया में पैदा हुआ. लेकिन जो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मान लो आई मीन टू से मैं पैदा इंडिया में हुआ, लेकिन अब मैं लास्ट 2 ईयर से यूएस में रह रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 2 साल से यूएस में रह रहा हूं तो मैं रह भी 2 साल से वहीं रहा हूं और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं है, क्योंकि मैं वहीं से कमाता हूं, वहीं से अपनी जिंदगी चला रहा हूं, है ना. तो बेसिकली मैं सिटीजन तो इंडिया का हूं बिकॉज मैं पैदा इंडिया में हुआ हूं, ठीक है ना. बट मैं रेजिडेंट कहां का हूं, मैं यूएस का रेजिडेंट हूं, क्योंकि
मैं यूएस में ही 2 साल से रह रहा हूं एंड यूएस में ही मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है। तो दैट्स वाई रेजिडेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें आती हैं। फर्स्ट थिंग, in the country where you resides, and second thing, the country where your economic interest lies, ठीक है ना। so when I talk about the resident, you should know the meaning of the resident, है ना। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए कि मैं तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूं, we have to also understand what is citizenship and what is residentship, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप की, जनरली सिटीजनशिप में होता है कि सिटीजनशिप हमें जब मिलती है जब हम या तो उस कंट्री में पैदा होते हैं, हम जिस भी कंट्री में हमारा जन्म होता है, जिस भी कंट्री में हमारा बर्थ होता है, तो वी आर द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। या फिर साथ ही साथ एक और तरीके से भी सिटीजनशिप मिल सकती है कि मैंने इंडिया का सिटीजन हूं बट मैं अभी यूएस में रह रहा हूं, है ना, और मैंने यूएस में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू देयर लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन दे विल गिव मी द सिटीजनशिप। बट ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी तो मुझे इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली सिटीजन जनरली मैं एक ही कंट्री का होता हूं, बहुत ही रेयर कंट्री है जहां पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। बट जनरली अगर मैं बात करूं, सिटीजन हम उसी कंट्री के होते हैं या तो जिस कंट्री में मैं पैदा हुआ हूं, या अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर लॉज, मैंने उस पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा तो मैं उस कंट्री का सिटीजनशिप मेरी आएगी। लेकिन कंडीशन दैट है कि मुझे पहले जिस कंट्री में मैं पैदा हुआ हूं मुझे वहां से सिटीजनशिप को स्किप करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहां पे हमें अंडरस्टैंड करना है सिटीजनशिप में एंड रेजिडेंटशिप में। मैं ये कह रहा हूं कि सिटीजन मैं इंडिया का हूं, लेकिन फॉर मोर देन अ ईयर मैं अगर यूएस में रह रहा हूं फॉर मोर देन अ ईयर, तो बेसिकली मैं रेजिडेंट कहां का हूं, यूएस का हूं। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंटशिप एंड द सिटीजनशिप इज क्लियर टू यू, बट स्टिल आई एम अगेन क्लियरिंग यू इन ब्रीफ। सिटीजन मैं उस कंट्री का हूं जिस कंट्री में मैं पैदा हुआ, ठीक है ना, बट रेजिडेंट मैं किसी और कंट्री का भी हो सकता हूं जिस कंट्री में मैं 1 साल से ज्यादा रह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया कि मैं सिटीजन इंडिया का हूं, वाई, बिकॉज मैं इंडिया में पैदा हुआ, ठीक है, बट मैं 1 साल से ज्यादा, ध्यान रखना, आई एम गिविंग द कंडीशन फॉर मोर देन अ ईयर, फॉर मोर देन अ ईयर आई एम रिजाइडिंग इन यूएस, देन ऑटोमेटिकली अगर मैं 1 साल से ज्यादा अगर यूएस में रह रहा हूं तो मैं रेजिडेंट कहां का कहलाऊंगा बेटा, यूएस का कहलाऊंगा, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री में लाई कर रहा है, यूएस में लाई कर रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो बेसिकली इंडिया के लिए मैं क्या हुआ, इंडिया का मैं सिटीजन तो हुआ, इंडिया के लिए मैं क्या हुआ, एनआरआई हुआ, दैट इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहता। तो सिटीजन में एक कंट्री का हूं और रेजिडेंट में दूसरी कंट्री का हूं, इट इज पॉसिबल, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, अगर मैं मोर देन अ ईयर भी रह रहा हूं और मैंने वहां पे अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा और मुझे सिटीजनशिप वो देने को तैयार हैं, ठीक है, तो मुझे पहले इंडिया की सिटीजनशिप को स्किप करना पड़ेगा अगर मुझे यूएस की सिटीजनशिप चाहिए, बिकॉज इंडिया डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता एंड डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहां पर हम फॉलो नहीं करते। एंड दैट्स वाई अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर हमें सिटीजनशिप यूएस की चाहिए तो हमें यूएस के लॉ के अकॉर्डिंग, यूएस की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। बट हाँ, ये पॉसिबल है कि मैं सिटीजन इंडिया का हूं और मोर देन अ ईयर अगर मैं इंडिया से बाहर रह रहा हूं, यूएस में रह रहा हूं, है ना, तो देन आई एम द रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। इंडिया के लिए मैं क्या हुआ, एनआरआई, दैट इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फॉरेन टूरिस्ट की बात करूं जो इंडिया में रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में है ना, इंडिया में आए हुए हैं या इंडिया में घूमने के लिए आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ घूमने आए हैं, घूम के चले जाएंगे, उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है ना। एज वेल एज कुछ ऐसे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WHO, UN, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, है ना, वो भी हमारी
वो भी रेजिडेंट नहीं है इंडियन इकोनॉमी के या इंडिया कंट्री के, बिकॉज उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे इंटरनेशनल एरिया में है, तो दे आर द नॉट द रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Name of the topic is Steps to Calculate National Income by the different methods with its precautions. ठीक है? As you know, we have already discussed income method, expenditure method, value added method, है ना? And we also have done the things to remember while estimating national income for the statement problems. Now, exam में हो सकता है कि एक question आ जाए, what are the steps in calculating national income by income method, elaborate that points or write that points, ठीक है, by expenditure method and same by the value added method. Now एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमने income method अच्छे से किया हुआ है, expenditure method अच्छे से किया हुआ है, value added method भी अच्छे से किया हुआ है, then you can easily write the points. थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज, थोड़े से कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे टू राइट द स्टेप्स एंड विद इट्स प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस मतलब होता है कि हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे while calculating national income under the different methods. So first I am starting with which method? I am starting with the income method with its precautions. याद करो जब हमने income method करा था तो income method से first we calculate the domestic income, that is called NDP at FC, is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed, and there are also sub-components of each component also. So when I talk about to elaborate this method or steps to calculate the national income by income method, we have to write the first point, right on the you have to write the first point, that is divide the economy into three sectors. Divide the economy into three sector: primary sector, secondary sector and the tertiary sector. Second step होगा calculate NDP at FC, calculate domestic income, calculate domestic income जिसको हम NDP at FC कहते हैं, by adding three components: compensation of employees, operating surplus and mixed income of self-employed. In the third step, you can write compensation of employees include wages and salary and employer contribution to social security scheme. Operating surplus include rent, interest, profit and royalty, है ना? And the third component is mixed income of self-employed. In the fourth step, you can write the contribution of each sector in the domestic income, बिकॉज हमने इकोनॉमी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा था: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. हर सेक्टर का डोमेस्टिक इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, एड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर टू गेट द डोमेस्टिक इनकम ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है ना, हमने तीनों सेक्टर के कंट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो हर सेक्टर में हायर्ड वर्कर्स भी हैं, हर सेक्टर में बिजनेस वर्कर्स भी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, और हर सेक्टर में ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट से कमाने वाले पैसे वाले लोग भी हैं, है ना. तो हमने जो एनडीपीएटएफसी कैलकुलेट करा, ठीक है ना, तीनों सेक्टर का अलग अलग कैलकुलेट करके हमें तीनों को ऐड करना है, सो दैट हमें इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो जाए. एंड द लास्ट स्टेप, सबसे पहले वी हैव कैलकुलेटेड द डोमेस्टिक इनकम. इन द लास्ट स्टेप एस्टिमेट एनएफआईए, हमें एनएफआईए एस्टिमेट करना है एंड एडेड इट टू, ऐड करना है उसको किसमें, एनडीपीएटएफसी में, टू अराइव एट नेशनल इनकम. तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें स्टेप्स, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो एक बार अगर हम स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लें, उसे अच्छे से अगर अंडरस्टैंड कर लें, तो वी कैन इजिली राइट द पॉइंट्स.
I hope you have understood what are the steps to calculate national income by which method? Income method. Now we have to understand its precautions. What are the precautions of the income method? Now when I talk about the precautions of the income method, we have understood already the things to be remembered while estimating national income. Take the points of income method like ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. किसी भी टाइप की ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. एनी सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स से जो इनकम होती है we do not include in the national income. Any type of capital gain is not included in the national income. ठीक है ना. Any type of windfall gain is not included in the national income. तो जो भी इनकम वाले पॉइंट्स थे, ट्रांसफर इनकम, विंडफॉल गेन, है ना, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स से इनकम हुई, या सेल ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स की बात करें, उससे जो इनकम हुई, इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. तो ये सब इस मेथड्स के क्या हो गए बेटा? प्रिकॉशंस. और प्रिकॉशंस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हमें कुछ प्रिकॉशंस को सिलेक्ट करके जो कि इनकम मेथड को सूट करती हैं, वी कैन राइट देम. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड में जो पहला स्टेप होगा, बिकॉज बाय दिस मेथड वी कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, एंड याद करो फॉर्मूला था जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवाइड द इकोनॉमी इनटू 4 सेक्टर्स: प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना. सेकेंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम हर किसी का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, है ना. जैसे प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड इज इंक्लूडेड इनटू हाउस होल्ड भी होता है, उसमें नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, है ना. गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड पब्लिक. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना. एंड नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, है ना. एंड थर्ड स्टेप में by adding all private, government, business and rest of the world contribution to arrive at GDP at MP. अब हमने GDP at MP तक पहुंच गए. सबसे पहले we have to calculate what? We have to calculate domestic income, and to calculate domestic income from GDP at MP we have to minus depreciation, we have to minus net indirect tax. तो estimate depreciation, estimate net indirect tax, deducted from GDP at MP to arrive at NDP at FC, and the last step would be estimate NFIA, added it to NDP at FC to arrive at national income. मेरा कहने का मतलब यह है बेटा, if you know the formula you can write the steps very easily, but to learn it with precautions, to learn it with understanding, you have to read that points properly. You have to read the steps, that how you write the steps of income method and the expenditure method. Now what are the precautions of the expenditure method? Precautions क्या हैं? Intermediate expenditure को national income में include नहीं करते. Do not include intermediate expenditure into national income. Do not include transfer payment into national income, है ना, expenditure point of view से. Any purchase of financial assets, क्योंकि तो भी पैसा खर्च होगा. किसी भी purchase of financial assets को national income में include नहीं करते, है ना. तो बेसिकली एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी हमने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के लिए पॉइंट्स याद करे थे, राइट दैट पॉइंट्स. ठीक है ना. जैसे अगर मैं बात करूं कि एनी परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, तो दीज आर कॉल्ड द प्रिकॉशंस ऑफ विच मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड. एंड द लास्ट इज वैल्यू एडेड मेथड. व्हेन आई टॉक अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड, यू नो द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडेड मेथड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो इससे आता है दैट इज इक्वल टू जीवी एट एमपी, एंड जीवी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी. मतलब इस मेथड से भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एट एमपी. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सेम इनकम मेथड वाला स्टेप होता है, दैट इज डिवाइड द इकोनॉमी इनटू 3 सेक्टर: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर. नाउ वी डू वन थिंग, वी कैलकुलेट वैल्यू एडिशन ऑफ ईच सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का एडिशन निकाल लो, सेकेंडरी सेक्टर का एडिशन निकाल लो, एंड टर्शियरी सेक्टर का एडिशन निकाल लो. तो सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट वैल्यू एडिशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट
calculate value addition of each sector, primary, secondary and tertiary. Third step, add value added of each sector to arrive at GVA at MP, to arrive at GVA at MP. प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड कितना आया, टर्शरी का कितना आया, मैन्युफैक्चरिंग का कितना आया, तीनों को ऐड कर दो टू अराइव एट जीडीपी एट एमपी और जीवी एट एमपी ऑफ द इकोनॉमी. फोर्थ स्टेप, एस्टिमेट depreciation, estimate net indirect tax and deduct it from GDP at MP to arrive at NDP at FC, क्योंकि इस मेथड से GDP at MP निकलता है ना. तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सो दैट तो आप NDP at FC तक आ जाओ. एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, सेम एस्टिमेट NFIA, added it to NDP at FC to arrive at national income. So this is the steps to calculate national income by which method, value added method. तो इसमें ज्यादा माइंड, ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना. अगर हमें फॉर्मूला क्लियर है, अगर हमें फॉर्मूला क्लियर है, we just have to read some steps so that we can learn easily. And इस मेथड की प्रिकॉशंस क्या होंगी वैल्यू एडेड मेथड की, बिकॉज वैल्यू एडेड में याद करो इसमें सेल प्लस चेंज इन स्टॉक आता था, तो सेकेंड हैंड सेल्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना. किसी भी टाइप के अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट, है ना. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द फैक्टर सर्विसेज, जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी जो इंप्यूटेड वैल्यू है, दैट शुड बी एडेड इन द नेशनल इनकम. तो जो हमने 16 पॉइंट्स पढ़े थे ना बेटा, 16 पॉइंट्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द डिफरेंट to understand for the statement problems of national income, you have to read that 16 points properly, and then you can find out which is related with the income method, which is related with the expenditure method, and which is related with the value added method. And I hope these steps with precautions, this funda is clear to you. Even if you have any doubt, you can mention in the comment box. ठीक है.